अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे। आज हमने देखा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI इनकी जानिब से हंगामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा कि इमरान खान साहब के जो पिछले कई अरसे से एक बयानिया, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, चाहे वो साइफर के मामले पर हो, चाहे वो फौज मुखालिफ बयानिया हो, और इसके साथ साथ अरशद शरीफ कत्ल समेत तमाम अहम कौमी उमूर पर तफसीली आज गुफ्तगू की गई। DGISI की जानिब से, DGISPR की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो प्रोग्राम में आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर आज ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, ज़ाहिर है आज सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को भी सुपुर्द खाक किया गया। इतवार को कीनिया में एक हमले में वो जहाँ भाग हो गए, उनकी शहादत हो गई और आज उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। फैसल मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और लोगों की बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद, इसके साथ साथ सियासी रहनुमाओं और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और ये कहा जा रहा है कि तारीख़ का एक बहुत बड़ा हुजूम था और ज़ाहिर है ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। अरशद शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम थे और उनकी शहादत की तहकीकात के लिए ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से भी आला सतह तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया गया है। इदारों की जानिब से, पाक फ़ौज की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आला सतह की तहकीकात होंगी और इस तह तक पहुँचा जाएगा कि इस तमाम तर सानहे के, इस अफसोसनाक सानहे के पीछे कौन से अनासर थे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, और सबसे पहले अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी ज़ाहिर आपने भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे और आपने बताया भी कि शायद तारीख़ में इतना बड़ा हुजूम लोगों का और इतना बड़ा शायद नहीं थी लोगों की तादाद। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे सूरत हाल? सोनिया, बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी मुश्किल और जितना टाइम मुझे लगा है कि फैसल माउस से बहुत पीछे ड्राइवर को गाड़ी में उतर गया था, उसके बाद पैदल चल के एक 1.25 किलो 1.5 किलोमीटर में गया हूँ आगे, और इतनी तादाद थी, इतनी दुनिया थी। वहाँ जाके भी मैंने देखा कि बेतहाशा लोग थे और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। सियासतदान, गवर्नमेंट के भी लोग थे, अपोजिशन के भी लोग थे, साफ़ी बरादरी तो थी, सिविल सोसाइटी, आम आदमी बहुत था। मैंने ज़ियाउल हक का भी जनाजा कवर किया हुआ है उस वक्त का, लेकिन 88 के बाद, और मेरा ख़्याल है वो भी बहुत बड़ा जनाजा था, लेकिन ये उससे कई बड़ा जनाजा था, कई गुना बड़ा जनाजा था। मैंने अपनी साफ़ी ज़िंदगी में अदरवाइज़ भी जिसको कहते हैं निजी ज़िंदगी में भी लोगों के जो रिश्तेदार अज़ीज़ फौत होते हैं जनाजे देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा जनाजा मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और लोग भी ये कहते हैं कि तारीख़ी, मतलब जो लोग मार्च करके जा रहे थे वहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर जो लोग चल के गए, तो मेरा ख्याल है सुनिए ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि लोगों को बड़ा रंज है, बड़ा दुख है कि एक आवाज़ खामोश हुई या खामोश कर दी गई। किसने की, किसने कत्ल किया, किसने करवाया, किसने भिजवाया, ये तो चलें अच्छी बात है, आपने जिक्र भी किया। आज DGISPR ने, DG और ISI ने भी इस पर बात की। वो तो तहकीकात होंगी, हम इस पर कोई जम नहीं करते किसने किया किसने नहीं किया। हम कोई सियासतदान तो नहीं है ब्लेम गेम करके हम पॉइंट स्कोरिंग आपने मैंने करके क्या करनी। लेकिन एक चीज़ है कि आज उसकी शहादत और आज उसके दफनाने के बाद ये बात साबित हो गई है कि उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि आप 2097 से लेकर अब तक कोई 88 के करीब जो है ना वो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। लेकिन जितना रंज इनका हुआ, उनका भी रंज अपनी जगह है, लेकिन जितना दुख और रंज इनका है, आम आदमी ने जितना इस पर रिस्पॉन्ड किया, मेरा ख्याल है शायद तारीख़ में नज़र नहीं आता। चलें, अब ज़ाहिर है अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनकी दर्जात बुलंद करें, उनकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाएं। आगे बढ़ते हैं, सियासत में भी काफ़ी कुछ हो रहा है एहतशाम साहब, और हर गुजरते दिन के साथ पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नज़र आई DGISI की, और शायद तारीख़ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हाजिर सर्विस DGISI जो हैं वो इस तरह पब्लिक के लिए आए, उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए और बड़ी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस अंदाज में पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, चाहे वो अरशद शरीफ साहब की शहादत पर किया जा रहा हो या पूरे एक साइफर के हवाले से बड़ी तफसील से आज उन्होंने गुफ्तगू की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर महीना मुद्दत तक तोसी का कहा था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ न्यूट्रल मीर जाफ़र, मीर सादिक के जो अलकाबात
दिए जाते रहे इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम ना करने की वजह से इस तरह के अलकाबात से हमें नवाजा किया, इसकी मजम्मत भी की गई। बहरहाल एहतशाम साहब, आप कैसे एनालाइज करेंगे इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस? तीन चीज़ें हैं सोनिया। पहली तो बात यह है कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया है कि अनहर्ड ऑफ, अनप्रेसिडेंटेड, गैर मामूली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमेशा हमने देखा है, मैंने ज़िंदगी में बेताशा इस तरह की बैकग्राउंड में ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग ISI की, एजेंसीज़ की, अफवाज पाकिस्तान के लोगों की सुनी है, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि पब्लिक में आके इस तरह DGISPR भी बैठे हों और DGISI भी बैठे हों। और इनके बारे में तो नदीम अंजुम साहब के बारे में तो बड़ा पहले दिन से मशहूर था। इन्होंने कहा था कि मुझे आपने तस्वीरों में दूर रखना है, आपने मुझे TV पे नहीं आना देना। और वाकई मैंने आज से पहले उनको कहीं नहीं देखा था। अब जब उनकी प्रमोशन हुई थी, जब तैनाती हुई थी, उस वक्त तस्वीर ज़रूर देखी थी, लेकिन मैंने उनको इससे पहले कभी नहीं देखा। देखें, दो तीन चीज़ें हैं बड़ी अहम हैं सोनिया। सबसे पहली तो बात यह है कि इस वक्त जो मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि एक इनडायरेक्टली कोई अफवाज पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट का शायद थोड़ा सा एक गिला भी है मौजूदा हुकूमत को कि जिस तरीके से उनको डिफेंड करना चाहिए था, उन्होंने शायद उस तरह डिफेंड नहीं किया। अभी आज भी मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की। उन्होंने जहाँ और बातें भी की, उन्होंने ये भी बात की कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, अफसोस करता हूँ कि मैंने फ़लाँ वक्त में मैंने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया या उनकी बात सुनी, मैंने इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस रहा, इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन बहरहाल तीन बातें मेरा ख्याल है जो उन्होंने की हैं, मैं वाज़े तौर पे कह देना चाहता हूँ, उस पर बात करेंगे। एक तो सोनिया वो कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पे तज़दीक का निशाना बनाया जाएगा तो खामोश हम नहीं रह सकते। ठीक है, बिल्कुल। मीर जाफ़र और मीर सादक बगैर सबूत से कहना काबिल मज़म्मत। मार्च में जिस तरह आपने कहा आर्मी चीफ की गैर मुइना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश की गई, जिसको ठुकराया गया। फिर उन्होंने कहा कि आपका सिपह सलार अगर गद्दार है, मुहब्ब वतन नहीं है, तो आप पसे पर्दा उनसे मुलाकातें क्यों करते थे? मेरा ख्याल है सोनिया ये आई ओपनर है और इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। और इसके पाकिस्तान को कहते हैं इट्स अ कंट्री ऑफ हैपनिंग, इट्स अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो मेरा ख्याल है ये इतना आसानी के साथ ये मामला नहीं होगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आई है उनकी तरफ से, बड़े वाज़े जवाब मांगे गए हैं। मेरा ख्याल है उसके बाद से ज़ाहिर है अब दूसरी तरफ से भी सोचा जाएगा कि जो इल्ज़ामात की एक सियासत हो रही है, इमरान खान साहब की तरफ से हो रही है, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के हो रही। ठीक है, मैं भी कहता हूँ फौज आज आपको 6 महीने से कह रही है कि जब ए पोलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं तो उसको भी मजाक का निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि जी प्रोवोकेशन क्या थी, क्यों उनको आना पड़ा? एक तो ये है, उन्हें लग रहा है कि ये फौरी तौर पर जो अरशद शरीफ की डेथ हुई, शहादत हुई, उसको कैश किया, कैपिटलाइज़ किया इमरान खान ने। उसके बाद ही उन्होंने देखा कि आप जो जुमे को ऐलान उन्होंने करना था अपने लॉन्ग मार्च का, उन्होंने कल ही परसों ही कर दिया। इसका मतलब है कि वो भी, और फिर आपने देखा मुसलसल तीसरी तकरीर थी कल उनकी, जिसमें उन्होंने ये बड़े वाज़े तौर पे कहा कि अरशद शरीफ को मारा गया है, उनको थ्रेट्स थे, मैंने उनको कहा कि बाहर अब चले जाएं। अब जाहिर सी बातें, इनके सवालात के जवाबात आने चाहिए। और मेरा ख्याल है कमीशन कहा कि केपी गवर्नमेंट की जानिब से ये थ्रेट अलर्ट जारी किया, ना विफाक को बताया, ना इदारों को बताया गया, और अरशद शरीफ साहब बाहर भेजे गए। फिर बहुत सारे सवालात भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए कि वो दुबई क्यों गए, अगर इदारे चाहते उन्होंने कहा तो हम रोक भी सकते थे। ये बात ठीक है सोनिया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अदारे चाहते, इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो बाहर नहीं जा सकते गए। लेकिन सोनिया माजरत के साथ एक चीज़ से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। ये अगर कहा जाए कि उनको थ्रेट नहीं था तो ये मेरा ख्याल है कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिस अंदाज से हम लोगों के राब्ते, लोगों के ज़्यादा राब्ते थे, फिर मुराद सईद ऑन रिकॉर्ड है, वो कहता है कि मैं कमीशन में बयान दूंगा जाके, या मैं किस तरीके से मोटरसाइकिल पे लेके उनको भागा हूँ, बचा के किधर लेके गया हूँ। इवेंचुअली मैंने कोई 20 साल पुरानी करोला गाड़ी में बिठा के, छुपा के, तो उन पर सर FIR दर्ज, मैं उनको लेके गया हूँ अपना क्या कहते हैं KP लेके गया हूँ पेशावर, वहाँ से बाहर गए। लिहाजा मेरा ख्याल है सोनिया ये कोई इतनी आसानी के साथ बाई नहीं करेगा, थ्रेट्स थे। हाँ, अब ये कह सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं बहुत सारी बातें, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ अरशद शरीफ ने जो कहीं जो नहीं कहनी चाहिए थी, अपने अदारों को इस तरह मलाइन करना और फिर अपने सिपा सलार के बारे में इनडायरेक्टली बातें करना, चाहे नवाज अपने इमरान खान साहब करें या माजी में नवाज शरीफ साहब नहीं, मेरा ख्याल है हर दौर में काबिल मुज़म्मत है। ठीक है, हैदर ज़मान कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपके वक्त का। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के जो बयानात हैं DGISPR DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ज़ाहिर है धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी जमात की कमर ज़मान कायरा साहब ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी बात की और ये कहा गया कि इमरान खान साहब का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया, इमरान खान साहब का
साजिशी बयानियां जो है वो अब पब्लिक बाय नहीं करेगी। बहरहाल सर, आप कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस बैकड्रॉप को अंडरस्टैंड करने से पहले इससे पहले जो कुछ आपके इंट्रो में जो इत्तेशाम साहब ने भी बात की, देखिए जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और ये अब बादियो नज़र में ये चीज़ें आया हो गई हैं कि जो रेस्ट्रेंट दिखाया इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन उसके बावजूद इस लाडले ने जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान के आइनी इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, सियासी जमातों पर तो चलें वो जुमले कसें, मुतवातिर इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से अटैक किया और आपको पाकिस्तान को इंटरनेशनली नदामत हुई। एक मन घड़त साइफर के ऊपर लेट्स प्ले ऑन इट की कहानी जो अब आपके सामने आ चुकी है वो की गई। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, आपके मुख्तलिफ इदारों ने, सब ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। वो सारी बात के बावजूद आपने देखा कि एक झूठ की बुनियाद पर ममली एक बयानिया बना दिया गया और उसको सक्सेसफुली डिसेमिनेट किया गया और उसका नतीजा है कि ये एक आपको पॉपुलैरिटी बबल नजर आया और उसमें पंजाब के इलेक्शंस भी हुए और ना जाने क्या क्या हुआ। अब उनके सर को चढ़ गई है मकबूलियत यकीनन। अब वो उनको देखें, आप उनकी एक्शन देखें। ये यानी पाकिस्तान में किसी ने, यानी उनकी फैमिली ने, फॉरेन पुलिस ने, पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे ने, अभी उनका जसद खाकी नहीं आया, सोग मनाया जा रहा था। यकीनन कंडेमनेबल वाकया है। बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट नेम। लेकिन आप देखिए सबसे पहले कौन शख्स है जो 3 दिन पहले उनकी बॉडी से पहले भी कहता है जलसे में खड़े होके कि ये टारगेटेड किलिंग है। इनके पास क्या इल्म नजूम है या वो काला जादू है जिससे इनको पता चल जाता है, जो पाकिस्तान या बैरून मुल्क एजेंसीज को भी पता नहीं चलता। और उसके बाद ये मुतवातिर 3 दिन से पब्लिकली ये बात कर रहे हैं और जैसे इत्तेशाम साहब ने कहा जो ऐलान गालिबन जुमे या हफ्ते को करना था वो ट्यूसडे को कर दिया जाता है प्रीएम्प्ट करके और फिर कहा जाता है इसका बेनिफिशियरी कौन है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत एप्ट और सही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ISPR की तरफ से, क्योंकि माजी में जो रिस्ट्रेंट था उसकी वजह से एक मॉन्स्टर क्रिएट हो गया, झूठ का पहाड़ बन गया, राई से पहाड़ बन गया साइफर और आलमी साजिश का। अब ये एक नया खिलौना उनके हाथ आया है, उसमें उन्होंने चंदा बैटरी सेल डाले हैं और 2-3 दिन से वो खेल रहे हैं और उनकी पार्टी भी खेल रही है कि जनाब ये अरशद शरीफ की जो हलाकत है उसके ऊपर हम खेलें और लोगों को इंसाइट करें ताकि मेरा लॉन्ग मार्च पूरा हो और इदारों को बदनाम किया जाए और उनकी जो अरसलान ब्रिगेड है वो भी शुरू हो गए। अब एक तरफ तो ये है, तो मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड और कॉम्प्रीहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद कायरा साहब ने भी की, तनाउल्लाह साहब ने भी की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की। लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं और उसको अगर आप मिलाएं, जो फैसल वाडा ने कल बात की है वो बड़ी अहम है। फैसल वाडा ने इमरान खान साहब का तो नाम नहीं लिया, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो कहा सिर्फ ये साजिश है और ये प्रिल्यूड था अरशद शरीफ की हलाकत। अभी कई और हलाकतें हुई हैं। असल में मैं हैदर साहब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि ये जो फैसल वाडा ने, जिसको कहते हैं घर के बेदी ने लंका ढाई है, मैं यही पूछना चाह रहा था। एक इन्होंने बात की, एक ISPR का, DG ISPR का नुक्ता नज़र आया, एक हुकूमत का नुक्ता नज़र आया, उसके बाद ओपोजिशन का नुक्ता नज़र आया, प्रेस में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल इस तरह के मर्डर होते हैं या कोई बड़ा वाक़या होता है, हमने देखा उस पर पॉइंट स्कोरिंग होती है, सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, प्रोसेस में असल इशू जो है ना वो छुप जाता है। आपको क्या लगता है कि इस स्टेज पे बजाय इसके कि सारे लोग इंतज़ार करें कि भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, ऑर्डर कर दिया गया, हुकूमत ने वहाँ पे टीम भी एक भेजी है, तो 2 दिन 4 दिन रुक जाएं बजाय इसके कि हम जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पे, फलाने किया फलाने नहीं किया। जी बड़ा अच्छा आपका सवाल है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। देखिए ISPR ने किसी की तरफ इशारा तो नहीं उठाया, उन्होंने तो फैक्चुअल नरेशन की। उन्होंने ये बता दिया कि एक फर्जी नाम पे टिकट इशू होती है कराची से, एक ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए जाते हैं, कौन पैसे देता है, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब को CM साहब के प्रोटोकॉल के अमले के साथ
मुल्क से भगा दिया जाता है। और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जिनको इस तरीके से जाना होता है तो आपकी स्टेट अगर किसी को रोकना चाहे, ईसीएल और नो ईसीएल, आप नहीं जा सकते थ्रू रेगुलेटेड चैनल्स। हाँ, अगर मुराद से जी हैदर जमान कुरैशी साहब आप सुन सकते हैं। ठीक है, हैदर जमान कुरैशी साहब आपके पास दोबारा भी आएंगे। अच्छा एहतशाम साहब, मैं ज़रा बात करें, फैसल वाडा साहब ने कल जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉन्ग मार्च के हवाले से, फिर अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से जो उन्होंने बात की, इस पर ज़ाहिर पार्टी ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। आप कैसे देखते हैं, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के करीब समझे जाने वाले एक शख्सियत थे, तो उनका इस तरह से ये बात करना, तो पार्टी के बड़ा करीब समझा जाता है, वो किसी और के भी करीब हो जाता है या बना लिया जाता है। अभी कई हवालों से अब ये निजी महफिलों में भी बात होती है कि किस तरह उस साइड पे गए, क्या हुआ, और ये बार बार कल कहते रहे कि जब उनकी पार्टी के लोगों ने उनको डिसऑन किया, उन्होंने कहा नोटिस जारी किया जाए किस तरह की बातें क्यों किया, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं किसी की बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दूँ। देखें इस स्टेज पे मेरा ख्याल है इन्होंने जो बातें की हैं, अब इनके पास जिस तरह बाकी सबूत के बगैर, ये भी सबूत के बगैर जिस तरीके से ARY के मालिकान की बात कर रहे हैं कि उनके वहाँ पे फार्म हाउसेज़ हैं, वहाँ पे फिर इनडायरेक्टली अलेज करते हैं कि जी उनका सोने का कारोबार है, वो स्मगलिंग भी होती है, उस रैकेट से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की अपने अरशद को। मेरा ख्याल बड़ा अफसोसनाक है। अब इनका इस वक्त क्या मकसद हो सकता है, इनकी आपने देखा कि नाहली की तायात, नाहली का केस फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेटिफाई किया था, इलेक्शन कमीशन ने नाहल किया था। अब मुझे नहीं पता कि उसके मकासद क्या हो सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे पार्टी लाइन से हट के बात करना, पहली तो बात यह है कि कोई पार्टी का बंदा, आपने भी देखा होगा बेशुमार दफ़ा पार्टी के लोग आपसे मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार प्राइवेटली मैं समझता हूँ ऐसा है, लेकिन पार्टी लाइन ये लगा मैं इससे बात नहीं करूँगा। मतलब ये वो कहते हैं प्रॉम्प्ट किसने किया फैसल वाडो को इस तरह की बातें करने, जो उनकी पार्टी के अपने नुक्ता नज़र को, नैरेटिव को डैमेज करता है। ये तो एक सवाल हो गया उमूमी तौर पे। दूसरा मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई मुहर्रिक होंगे, वो इस तरह ये बात नहीं कर सकते। और उनकी इस गुफ्तगू को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शायद जो बातें नहीं करनी चाहिए थी उन्होंने की हैं, और शायद इससे उन्होंने किसी और का भी, कुछ लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने उनको इस्तेमाल किया, अदारों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोग कहते हैं उनका नुक्ता नज़र से डैमेज हुआ, अदारों का है उनका। आज बल्कि शाह महमूद कुरैशी, राशिद उमर साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा ये तो अनहोनी हो गई कि ये फैसल वाडा, ये पीटीआई की एक रहनुमा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीटीवी पर लाइव दिखाई गई है। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या लगता है, सियासी तौर पर इमरान खान साहब के बयानिए को डेंट पड़ा है, डैमेज किया है? खासकर साइफर के हवाले से जो एक बयानिया बना रहे थे, तो आज बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और DGISI ने भी ये कहा कि तहकीकात में कहीं भी हमें साजिश नज़र नहीं आई। तो आपको लगता है कि डैमेज करेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए सोनिया, एक बात तो तय है कि हमारा आम आदमी, हमारा हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के लिए जो नरम गोशा रखता है, बड़ी मोहब्बत करता है, और जो उनकी खिदमात हैं, जो आप देख लें, चाहे ज़ल्ज़ला है और कैटास्ट्रॉफ़ी है, दहशतगर्दी की जंग है, सैलाब है, सबसे आगे होते हैं, कुर्बानियाँ वो देते हैं, छोटी छोटी जगह पे से लेके बड़ी बड़ी जगह पे। लिहाजा आम आदमी का तो कंसर्न होता है, वो तो एक पॉलिटिकल समझता है। लेकिन एट टाइम आपने देखा कि जब कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग जहाँ अफोपे करते हैं, जहाँ पे मसाइल पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। अब वो एक काबिल मुतरज़ा अपना एक एतराज़ वाली बात हो सकती है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद नेशनल सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो इंटरवीन करते हैं और करना भी चाहिए। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि ये अब जिस तरीके से आज DGISPR ने भी और DGISI ने बातें की हैं, ये डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट होगा। जब आप मुझे ना एक सवाल पूछते हैं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोनिया एक है, मीर जाफ़र, हैंडलर, और उसके बाद आपने न्यूट्रल के जो नाम लिए। अब आप एक बंदे को अगर समझते हैं कि जी वो बंदा किसी और को सपोर्ट कर रहा है, और आप उसको फिर बाद में मीर जाफ़र और गद्दार के अलकाब देते हैं, फिर आप उससे मिलते क्यों हैं? फिर आप उसको, जिसको कहते हैं ताहयात किस्म की तैनाती भी देने के लिए तैयार हैं, मज़ीद एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, मेरा ख्याल है दोहरा मयार है। यहाँ पे इमरान खान साहब के रवैये को लोग चेक करेंगे, डेफिनेटली रिएक्शन होगा। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि नाई की दुकान में पढ़ने वाला, अखबार पढ़ने वाला आदमी, वो भी एक राय रखता है, वो देखेगा तो वो चाहे कितना भी इनका सपोर्टर है, वो इसको ज़रूर कहेगा ये गलत बात है। लेकिन माज़रत के साथ ओवरऑल
हम देखते हैं कि जो इस वक्त PTI के लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, हमायती हैं, सपोर्टर्स हैं, वो किसी लॉजिक को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो कुछ भी हो जाए वो उनके साथ खड़े हैं, ये उनका हक है। और आपने देखा जब से ये अब ट्विटर और अपना सोशल मीडिया और जिस तरीके से इतना वाइब्रेंट हो चुका है, आप कहते हैं घर घर में अब कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान 13 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, बैठे बैठाए जो है ना लोग ओपिनियन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये दूसरा जो बदकिस्मती की बात है, जो बहुत अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से सोसाइटी पोलराइज्ड है, रेडिकलाइज्ड हो रही है, वो कई हवालों से आपने देखा वहाँ पे भी इशूज़ हैं उलमा और दूसरे लोगों के दरमियान। तो ये बड़ा ख़तरनाक साइन है। घर घर में आप देख लें, रिश्तेदार अजीज़ आपके मियाँ कुछ और कहते होंगे, आप कुछ और कहती हैं, मेरे घर में भी इस तरह सोचा जाता है। तो इससे और फिर कई लोगों ने रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ ख़त्म कर दी हैं, वो जाते ही नहीं, मिलते ही नहीं हैं। इस कदर ज़्यादा एक दूसरे के हक़ और मुखालफत में बात करना, ये बड़ा एक जहर है, नासूर है, इसको रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लगनी चाहिए। हमारे मुल्क में जिसको कहते हैं कि किसी तरीके से लोगों के दरमियान इस तरह के रवैये पैदा होने चाहिए कि ये जो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि मिलना जुलना ख़त्म हो रहा है, तल्लुकात जो है ना उन पर असर पड़ रहा है, तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेफिनेटली इमरान खान साहब को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जब सवालों के जवाब नहीं होंगे तो नेचुरली फिर आम आदमी इस पर अपनी ओपिनियन बनाएगा। अच्छा, फैसल वाडा ने जो बात की कि लॉन्ग मार्च में खून ही खून और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, खासकर सोनिया ये बात फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए 1977 की जो कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, मैंने वो भी देखी है, कवर भी किसी कई हवालों से की है। वहाँ पर भी यही कहा जाता था कि जी वो जो आपने देखा कि कहा जाता है कि जी और लाइन कट गई, जो मौलाना कौसर नियाज़ी मरहूम ने किताब लिखी थी कि हमारा उस वक्त की पीढ़ी वो जो थी अपना कौमी इत्तेहाद, उसका 13-14 जमात 9 जमातों का इत्तेहाद था। उनका लेट भुट्टो साहब के साथ माहिदा हो गया था कि इलेक्शन नए सिरे से कराए जाएंगे, लेकिन आपने देखा किसी ने नहीं सुना, माशाल्लाह लगा दिया गया। और फिर उसमें ये कहा जाता था कि जी 2-4 लाशें गिरेंगी तो माशाल्लाह का जवाब बनेगा। वही हुआ। मुझे याद पड़ता है 7 से 8 लोग जो इनिशियली उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद जवाब पैदा हो गया था। फैसल वाडा का इस तरफ इशारा करना ये बड़ा ख़तरनाक साइन है उनकी तरफ से, ये कहना लाशें गिरेंगी। भाई पहले भी तो हुआ था, जब कितना ख़तरा पैदा हुआ था ये 25 मई को, तो इस तरह की बात नहीं हुई। आपका लीडर ये बार बार कहता रहा है कि मैं पीछे इसलिए हटाऊँ कि मुझे लगता था कि यहाँ पर खूनखारी होगी और ख़दशा था कि लड़ाई फसाद ज़्यादा पैदा होगा। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं, जिसको लोग सराह रहे हैं, कि जी पुरअमन होगा, हमने अपने लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना, हमें सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जहाँ इजाज़त मिलेगी हम वहाँ जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बल्कि F9 पार्क के लिए उन्होंने इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन से सोनिया मांग ली है। दूसरा वो कहते हैं कि जी हमने रेड जोन में नहीं जाना। इन हालात में आप मुझे बताएं प्रोवोकेशन क्या हो सकती है? इस तरह का बयान देने का मतलब यही है कि आप ये लोगों को वार्न करने हैं कि ये होगा तो कोई इसमें से फ़ायदा उठाएगा। आमतौर पर हमने देखा है कि बहुत सारी जो बाहर की क़ुव्वतें होती हैं ये भी कर रही होती हैं। पाकिस्तान के बारे में तो कहते हैं ना, इतनी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस स्ट्रेटेजिक जगह लोकेशन पे वाक़ है, लोगों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो लिहाजा कोई भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। आज मसलन जनाजे में ही सच्ची बात पूछें तो मैं डर भी रहा था कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतनी दुनिया थी, इतनी अशर शरीफ के जनाजे में, कि कोई भी दहशतगर्द घुस के कुछ कर सकता था। अब ये अगर बातें आप कर रहे हैं तो इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि जी हाँ ये कर दें, या खुदा ना खास्ता जो नहीं भी होना तो आप लोगों के जेहन में डाल लें। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। फैसल वाडा साहब ने ये बातें की हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि किसी का नुक्ता नज़र वो वोट करना चाहते हैं, जिनका करना चाहते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि हमें इन्होंने मरवा दिया। ठीक है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, कल फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ऑलमोस्ट तैयारियां मुकम्मल हैं और कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा लाहौर से। तो आपको क्या लगता है, लॉन्ग मार्च के अंदर अगर कोई भी इस तरह से अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होती है तो अल्टीमेटली नुकसान तो मुल्क का होना है, तो गवर्नमेंट को कई इनिशिएटिव लेना होगा इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, अगर थोड़ा बैकफुट पर भी आना पड़े? देखिए, मैं वो हमारा कुछ रास्ता मुनक़ता हो गया था। देखिए, फैसल वाडा साहब ने जो बातें की हैं उसमें सेंसेशनल एलिमेंट अगर आप निकाल भी दें, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें उन्होंने कर दी हैं जिससे लोगों की जान और माल को खतरा है, और ख़ुसूसन उन्होंने कहा है कि एक ऐसी घिनौनी साजिश की गई है। अब उसके दो रास्ते हैं, एक तो उनके पास जो एविडेंस है वो कौमी जो सलामती के इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो उनके साथ शेयर करें, ताकि उन
पैरामीटर्स को सामने रखकर सिक्योरिटी प्लान में बेहतरी की जा सके और जो लोग जिनकी जान और माल को उनकी नजर में खतरा है उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कुछ ऐसा भी सेंसेशनल बातें भी की, वो उनका और उनकी जमात का या अपना उसमें कोई एंगल अगर है तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो स्टेट के इदारे हैं और जो हुकूमती इदारे हैं उनको कुछ ना कुछ उनसे इंफॉर्मेशन जरूर डिसाइफर करनी चाहिए। लॉन्ग मार्च तो खान साहब करने जा रहे हैं कल सुबह। अल्लाह ताला जो लोग भी उनकी जद्दोजहद में हैं उनको खैर आफियत से ले जाए जहाँ पे भी वो उनको ले जाना चाहते हैं, या जो उनके साथ वो सलूक करवाना चाहते हैं या हो जाता है। देखिए ये दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हुकूमत की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो कोई ऐसी चीज को ना होने दें या प्रिएम्प्ट करें। सवाल ये है कि उनकी जदोजहद, उनके लॉन्ग मार्च से ना माजी में किसी को इतराज था, ना मेरे ख्याल में अब है और ना ही मुस्तकबिल में होगा। लेकिन जहां वो इंसाइटमेंट एक तरफ कहते हैं ना पुरअमन एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ 25 मई को जो इस्लामाबाद में बलवा हुआ, जो रेड जोन में जाकर लोग उनके घुसे और सुप्रीम कोर्ट की मैग्नानिमिटी को उन्होंने जो है मिस यूज किया, क्या उनकी कोई गारंटी है जो उनकी जमात की कोई देगा, या वहां पहुंच के वो जो वहां पे उनके अज़ाइम हैं उसकी क्या रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। और वो लोग जो इस बकौल उनके आज़ादी की जंग में हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की ईमानदारी, उनकी नेक नीति, उनकी सच्चाई के जो आश्कार हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस हो या उनकी अपनी पार्टी के भेदी हो। और मैं नहीं समझता कि फैसल वाडा एक वाहिद इंसान है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ और भी लोग आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। और लोग भी शायद सच्चाई की तरफ आ जाएं और जो इनकी पार्टी में जैसे मामला चल रहे हैं वो बताएं कौम के सामने आकर। हो सकता है उनके फॉलोअर इस बात को ना माने, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरा रुख जरूर नजर आएगा। ठीक है, मिलेगा। और किसी इम्पोर्टेड हुकूमत को, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फैसल वाडा को लॉन्च नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपनी जबान में बता दिया उनके क्या ख्यालात हैं पीडीएम या पीडीएम की जमातों के मुताबिक। चलें, पॉइंट टेकन सर। अच्छा एहतशाम साहब, ये जी कुछ बात मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, आप बात कीजिए हैदर जमान साहब। मैं माजरत चाहता हूँ सोनिया, आपको पता है ना कि हमारे डायरेक्टर न्यूज़ फवाद खुर्शीद साहब की डेथ हो गई है, उनका 7:15 बजे जनाजा है। मैं माजरत करते उठूंगा, आप हैदर जमान साहब से डिटेल बात कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। फवाद खुर्शीद साहब ज़ाहिर है लीग न्यूज़ के साथ जो मुंसलिक रहे, हमारे डायरेक्टर न्यूज़, सीनियर सहाफ़ी, आज वो हम में नहीं रहे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, दूसरा ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हकीकी आज़ादी मार्च होगा, ये हमारी जिद्दोजहद का आगाज़ हो गया है अब और हम तैयार हैं। पहले सूरत हाल कुछ और थी, अब तो हमने अपने लोगों को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि फसादियों से निपटने के लिए सामान को ठोक बजा कर चेक कर लिया है, हम इनसे पहले से ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। अब हुकूमतें तो सर हमेशा रिसीविंग एंड पे होती हैं, अपोजिशन एहतजाज करती है और वो बार बार कह रहे हैं हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। तो आपको नहीं लगता कि इससे खदशात मजीद बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे सूरत हाल जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना चली जाए, और जिस तरह से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं जमहूरियत को भी खतरात लाहक हो सकते हैं अगर हमने एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो? देखिए, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन इसमें हुकूमत क्यों चाहेगी कि जमहूरियत को खतरा हो? हुकूमत विल बी द बिगेस्ट लूजर। लेकिन हैविंग सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट में जब हुकूमत गई कि इस मार्च को ना किया जाए, तो हुकूमत को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च अलाउ किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप यू आर फ्री टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स, जिसमें लोगों की जान माल और जो लोग इस मार्च में शामिल नहीं है उनकी राइट ऑफ फ्रीडम, उनकी राइट टू लाइफ, उनकी राइट टू सेफ गार्ड देयर बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, वो भी तो हुकूमत का ही काम है ना। सिर्फ मार्च वाले लोगों की जिंदगी या उनकी मार्च को फैसिलिटेट नहीं करना हुकूमत के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और जाहिर है आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स भी तलब किए जाएंगे एज अ सेकेंड डिफेंस लाइन। तो हमने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। वहाँ डिप्लोमेटिक कोर है, वहाँ आलमी इदारों के दफ्तर हैं, मल्टीलैटरल एजेंसी से दफातर हैं,
तो ये एक तरफ ये बैलेंस भी देखना होता है स्टेट को कि हमने अपना मजाक नहीं उड़ाना कि हर चौथे महीने एक साहब है जो बढ़के मारता हुआ झूठ की बुनियाद पर एक बयानिया गढ़ता हुआ, किसकी आजादी, किससे आजादी चाहिए उनको? यानी अगर उनको आजादी चाहिए तो रिजॉल्व करें पंजाब की असेंबली और केपीके की असेंबली, आए सड़कों पे, मैदान पे आए, मैदान लगाएं। दो सूबे पाकिस्तान के पानी में डूबे हुए हैं, इस शख्स को एहसास नहीं है। गुर्बत जो है, महंगाई को ये फर्दर फैसिलिटेट कर रहा है। अभी चाइना का दोबारा दौरा शुरू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। पहले जब सदर जिनपिंग आ रहे थे पाकिस्तान, तब इन्होंने 1-1.5 साल सीपैक को डिले करवाया। ये सवाल ये मुहर्रिक उठाएगा और लोग उठा रहे हैं कि जब पाकिस्तान में डॉलर इस्तेहकाम पे आने लगता है, जब महंगाई की शरह किसी सूरत स्टेबलाइज होकर कमी की तरफ सिमत, थोड़ी सी आपके मुल्क में स्टेबिलिटी की नवीद नजर आती है, ये सड़कों पर आ जाता है और कौम को एक नया खिलौना पकड़ाकर मंत्रा देकर ये इंसाइट करता है वायलेंस के ऊपर और झूठ की बुनियाद के ऊपर। तो इसका भी तो कोई एहतसाब होना है या नहीं होना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जाहिर है दूसरी तरफ जो मुल्की मईशत है इस वक्त, महंगाई का जो सूरत हाल है, ओवरऑल इकॉनमी, जाहिर है जल्द से जुलूस होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा और जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम जुड़ा है मौशी अदम इस्तेहकाम से। तो इस सारी सूरत हाल के में क्या गवर्नमेंट को एंगेज नहीं करना चाहिए? खान साहब को बहरहाल इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसका जवाब लेंगे हैदर ज़मान कुरैशी साहब से। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ज़ाहिर है जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल इस सारी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि लॉन्ग मार्च हों, जलसे जुलूस हों और सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़े, क्योंकि अवामी मसाइल जो हैं उसका तो कोई सोच नहीं रहा। तमाम के तमाम सियासी जमातें हम देख रहे हैं कि एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा इंगेज करने की इस वक्त ज़रूरत है कि लॉन्ग मार्च अगर वो करते हैं तो वो पुरअमन हो और इसको डिले किया जाए कुछ टाइम के लिए? देखिए, इंगेज तो हुकूमत हमेशा करती है और उनकी सेकंड ईयर के लोग बात करते हैं। वो अपने सेकंड ईयर में जो उनके लोग हैं वो उनकी भी बात सुनना गवारा नहीं करते। वो कहते हैं आप इलेक्शन की डेट दें। हुकूमत इलेक्शन की डेट क्यों दे, किस वजह से दे? वो चाहते हैं कि हुकूमत आज ये डेट दे दे और हुकूमत उसके बाद रबर स्टैंप रह जाए, डिसफंक्शनल हो जाए, जो उसकी रिट है वो बिल्कुल जो है वो लोगों पर उसका कोई असर ना रहे कि ये तो आउटगोइंग गवर्नमेंट है। सारे जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपने जिस तरीके से टूल्स इस्तेमाल कर आपने जो इन्फ्लेशन के जिन को कम करना है, आपने लोगों को कोई रिस्पाइट देनी है, यानी वो सारी चीज भूल जाएं। और खान साहब की एक लाडले की जो विश है कि जी मुझे बस पता नहीं, पहले वो कहता रहा कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाओ, नवंबर में करवाओ, अब वो कहता है जब तक ये डेट नहीं देंगे। उनको खुद भी मालूम है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, फिजिकली भी नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोई कदगन नहीं है। और हुकूमत ने अगर महंगाई और मुल्क में जो स्टेबिलिटी है और सैलाब ज़दगान है, इनके मामलात को उन्होंने अगर हल कर लिए तो यकीनन वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। और अगर खान साहब को उससे ज्यादा उजलत है तो पार्लियामान में तो वो पहले ही नहीं है, तनख्वाहें लेते हैं लेकिन पहले नहीं है, तो दोनों सूबे उनके पास है ना, वो डिसॉल्व कर दें। और इलेक्शन लड़ने का उनको 9 सीटों का शौक है, 900 सीटों पे लड़ लें इलेक्शन, तो शौक पूरा कर लें। लेकिन ये कह देना कि हुकूमत उनको क्यों नहीं एंगेज कर रही, हुकूमत तो हमेशा उनसे बात करती रही, उन्होंने कभी ऑपोजिशन से बात नहीं की अपनी जिंदगी में और अपने दौरान इक़्तिदार। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। वैसे सर, साल से भी कम टाइम का अरसा रह गया, अगर 1-2 महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं, ये मुल्क की जो एक सारा आदम इस्तेहकाम का माहौल है ये ख़त्म हो जाता है, ये जलसे जुलूस, इमरान खान साहब का ये एहतजाज और एक पूरी एक इंस्टेबिलिटी का माहौल ख़त्म हो जाता है, तो सर इसमें क्या मतलब 2 महीने पहले अगर आप इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो आपको नहीं लगता कि चलिए मुल्क के लिए, मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते ही अगर हुकूमत की स्टेप ले लेती है, ये सारी जमातों ने आपको नहीं लगता कि अपनी अपनी अना का मसला बनाया हुआ है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो चाहे गवर्नमेंट हो? स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये असम्पशन, ये मफरूजा ही डिफेक्टिव है। जिस दिन आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे तो जो रही सही स्टेबिलिटी है मुल्क में, जो रही सही पॉलिसी मेकिंग है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है इस हुकूमत की, या आपने जो आलमी वायदे किए हैं वो सारे जो हैं
वो तो बिल्कुल उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है खटाई में पड़ जाएगी और हर एक को फर्दर इलेक्शन कैंपेन की पड़ जाएगी और मुल्क जो है जो इस वक्त रिलीफ से रिहेबिलिटेशन होनी है फ्लड इफेक्टिव की, आपका स्वात और जो केपीके का बहुत सारा एरिया है वहाँ दोबारा रिसर्जेंस हो रही है, जो एलिमेंट्स हैं पोस्ट अफगान फॉल वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एजेंसीज लॉ एनफोर्समेंट वहाँ पे जानों के नजराने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज को सामने रखना है ना। तो स्ट्रेटेजी में से है क्या? आप लोग या मीडिया में या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि डेट दे दी जाए, अगर इलेक्शन एक साल आगे भी करना पड़े तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आइन में इसकी गुंजाइश है। यानी इमरान खान के लिए वो तो पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, उसको क्या इतनी टेंशन है? 2 सूबों में उसकी हुकूमत है, जीबी में उसकी हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर में उसकी हुकूमत है, तो उसको क्या ऐसी उजलत है? वो ही शुड बी द हैप्पीएस्ट मैन कि ये गवर्नमेंट अनपॉपुलर है। उनको उजलत सर ये ऐसी क्या क़यामत आई हुई है जो वो बैठ नहीं सकते 2-4-5 महीने? उनको उजलत सर ये है कि उस वक्त पॉपुलर हैं, मकबूल हैं, उनका नैरेटिव पब्लिक बाय कर रही है, वो बड़े बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, हुकूमत की परफॉर्मेंस वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, महंगाई है ओवरऑल, जिसकी ज़ाहिर है जो भी वजूहात हों, चाहे आलमी सतह पर मामलात ऐसे हों कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो, तो वो इसको शायद कैपिटलाइज करवाना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ये सही मौका है कि अगर वो आवाम के अंदर जाएंगे तो आवाम उनको चुनेगी। ज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स भी आपके सामने। तो किसने कहा था कि असेंबली से इस्तीफा दे के बाहर बैठ जाओ? वो आए, असेंबली में आए, दोबारा अदम एतमाद दे दें गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर उनको लगता है कि पब्लिक पल्स उनके साथ है, अगर उनको लगता है कि वो अवाम में मकबूल तरीन लीडर है, तो फिर तो इत्तेहादी हुकूमत के 2 मिनट लगाएंगे अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले। या उनके जो रूठे हुए हैं बकौल उनके जो MNAs हैं जो उनको छोड़ गए थे और कुछ असेंबली में मौजूद बैठे हैं, तो उनको दोबारा वो कर लें। यानी वो एक आसान रास्ता है जिसमें मुल्क और कौम का अरबों रुपया नहीं झोंका जाएगा। पाकिस्तान को एक ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा जिसके नतीजे में खरबों लग जाएंगे दोबारा, और आप फ्लड इफेक्टीज और जो इस वक्त आपकी इकोनॉमिक हालत है उसको स्ट्रेस लाएंगे। उनको तो चाहिए पार्लियामान में वापस आ जाए, उनको तो अपनी इज्जत की कोई है नहीं, उन्होंने जिंदगी में किए ही यू टर्न है, तो यू टर्न ले। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मासूद के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।